नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। 13 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला यहाँ के हाजीवाल इलाके का रहने वाला एक युवक कुछ दूरी पर स्थित जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास पहुंचता है। वहां जो देखा उसकी आंखें खुली रह गई, फिर पलटा और तेजी से वापस चल पड़ा। एक घर में गया, वहां बैठे कुछ लोगों से बोला, हाईवे की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ तैनात है, तैयारी करो, काफिला आने वाला है। 20 साल के इस लड़के का नाम था साकिर बशीर। अगले दिन 14 फरवरी की दोपहर 3 बजे साकिर अपने घर से एक नीली कार में निकलता है। ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक युवक बैठा था, नाम था आदिल अहमद डार। करनम झेलम नदी के छोटे से पुल को पार किया। आदिल लगातार कुराने की आयतें बुदबुदा रहा था। 3:10 पर एक कार ऐसी जगह पर पहुंची जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे दिखने लगा था। साकिर ने गाड़ी रोकी और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आदिल डार के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ की कलाई से अपनी घड़ी उतारी और साकिर बशीर को देते हुए बोला, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई, जैकेट उठाकर चेक किया कि पिस्तौल अपनी जगह पर है। इसके बाद उसने साकिर को वहीं छोड़कर श्रीनगर हाईवे पर गाड़ी दौड़ा दी। उसी दिन कुछ घंटे पहले सुबह सुबह जम्मू से सीआरपीएफ जवानों की काफिला श्रीनगर से निकला। ये जवान काफी समय से श्रीनगर जाने को थे, लेकिन बर्फबारी के चलते हाईवे बर्फ से ढक गया था। जब बर्फ हटी तो सभी को एक साथ श्रीनगर रवाना किया गया। उस दिन सीआरपीएफ का काफिला बाकी दिनों के मुकाबले काफी बड़ा था। बसों, ट्रकों और बंदरबख्त वाहनों को मिलाकर कुल 78 वाहन थे। इनमें से कुल सैनिक थे 2547। वैसे आतंकी खतरे को देखते हुए बख्तरबंद वाहनों से ही जवानों को कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा थी, इसलिए बसें और अन्य वाहनों भी काफिले में शामिल किए गए थे। एक बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। शादी को महज 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे गुरु ने मोबाइल निकाला और पत्नी को फोन लगाया। फोन उठा नहीं, पत्नी कामकाज में व्यस्त थी। गुरु की बस काफिले के 5वें नंबर पर थी। इसी बस में 32 साल के हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह भी थे। सुखविंदर ने बस में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और अपनी पति सरबजीत कौर को भेज दिया। सुखविंदर साल भर पहले ही एक बेटे के पिता बने थे। कुछ दिन पहले ही पंजाब के तरांतर में अपने बेटे से मिलकर आए थे। उनके साथ लोहड़ी मनाई थी। उन्होंने सुबह ही जम्मू से श्रीनगर निकलते समय अपने बड़े भाई से फोन पर बात की और कहा था शाम को फिर कॉल करूंगा। इसी बस में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कांस्टेबल प्रदीप कुमार भी थे। पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। 1 हफ्ते पहले ही वो घर से वापस लौटे थे। जम्मू से कश्मीर के लिए जाते समय घाटी की शुरुआत काजीगुंडा इलाके से होती है। काजीगुंडा के बाद खतरे को देखते हुए सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे पर मौजूद रहती है। उस दिन भी मौजूद थी। यह पार्टी इस बात की जांच करती है कि सैनिकों की वाहनों पर हमले के लिए सड़क पर कहीं बम तो नहीं लगाया गया। ये पार्टी काफिले को रास्ता साफ करते हुए चलती है। काजीगुंड पर कुछ देर को सीआरपीएफ का काफिला रुका तो 5वें नंबर की बस में बैठे तेलंगाना के हवलदार वासुदेव नीचे उतरे। अचानक काफिला चल दिया। उनकी बस आगे निकल गई और वो बैठ नहीं पाए। वासुदेव को पीछे आ रही काफिले को दूसरी बस में बैठना पड़ा। दोपहर 3 बजे वाहनों का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जिला से गुजर रहा था। श्रीनगर यहां से करीब आधे घंटे के रास्ते पर ही था। तभी अचानक काफिले के कुछ सिपाहियों ने देखा कि एक नीली रंग की कार तेजी से काफिले की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। यह वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल अहमद डार लेकर निकला था। कार अचानक से सीआरपीएफ के काफिले की 2 बसों के बीच आ गई। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी के सब इंस्पेक्टर मोहन लाल हाईवे पर तैनात थे। उन्हें यह समझने में देर न लगी कुछ गड़बड़ है। राइफल उठाई, लोड करते करते कार की ओर दौड़ पड़े। कुछ कर पाते तब तक कार का पिछला हिस्सा
काफिले की 5वें नंबर बस से टकरा चुका था। टकराते ही आदिल डार ने अपने कांपते हुए हाथ से स्टीयरिंग के नीचे लगी लाल स्विच को दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया। 5वें नंबर के बस के परचक्खे उड़ गए। कांस्टेबल गुरु, सुखविंदर, प्रदीप सहित 39 सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। रोड ओपनिंग पार्टी के मोहनलाल भी देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर चुके थे। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। सीआरपीएफ के काफिले के 5वें नंबर की बस में जम्मू से चढ़ा एक शख्स ही ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ। वो था हवलदार वासुदेव, जिनकी रास्ते में उतरने के चलते बस छूट गई थी। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक की जांच कैसे हुई, पाकिस्तान को झूठ कैसे पकड़ा गया और कैसे इस जांच में जब कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था तब इसके असली मास्टरमाइंड का पता चला, आज आपको ये सब बताएंगे। नमस्कार, आप अधिकारी अड्डा के स्पेशल सेगमेंट इतिहास के पन्नों से देख रहे हैं। मशहूर पत्रकार और लेखक हैं राहुल पंडिता। पुलवामा अटैक पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, हाउ द पुलवामा केस वाज क्रैक्ड। राहुल लिखते हैं कि इस हमले में भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों को हिला दिया। बीते 30 साल में जम्मू कश्मीर में ऐसा सबसे बड़ा आतंकी हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। दूर लगे मोबाइल टावरों पर अवशेष लटके थे। बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इस हमले में कश्मीर के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राकेश बलवाल को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई। राकेश मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम उन्होंने किया था, इसीलिए उन्हें जम्मू कश्मीर में एनआईए की कमान सौंप दी गई थी। राकेश बलवान की टीम ने पुलवामा में घटना वाली जगह को छाना, हर तरह से सबूत इकट्ठा किए। हमले में इस्तेमाल हुए नीली कार की चेचिस और इंजन के टुकड़े मिले, इनसे कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। आतंकियों ने चेचिस नंबर और इंजन नंबर सब कुछ मिटा दिया था, यानी कि कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। हमले के 4 दिन बाद 18 फरवरी 2019 को मारुति कंपनी से इंजीनियरों की एक टीम पुलवामा पहुंची। उन्होंने कार की कैंगवॉश की जांच की, उसे खोला तो उसमें एक बैच नंबर मिला। उस नंबर से पता चला कि वो मारुति इको कार थी जो फैक्ट्री से 25 जनवरी 2011 को बनकर बाहर आई थी। उस दिन 7 इको कार मारुति की फैक्ट्री से आई थी। उनमें से एक कश्मीर भेजी गई थी। डीलर के जरिए एनआई के अधिकारी कार के मालिक तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो काफी पहले इसे बेच चुका था। जांच में पता चला कि यह कार 6 बार बेची गई थी। अब एक एक कर कार के सभी मालिकों तक पहुंचा गया। तब पता लगा कार सबसे आखिर में सज्जाद भट्ट नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। सज्जाद के बारे में पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आया, यानी कि जांच का आगे का रास्ता बंद हो गया। उधर पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेवारी ली। संगठन ने हमलावर आदिल अहमद डार का एक वीडियो जारी किया। इस दावे को लेकर भारत के कई अधिकारियों का मानना था कि हमले किसी पाकिस्तानी आतंकी ने किया है और इसका इल्जाम एक कश्मीरी पर लगाया जा रहा है। उनका मानना था कि आतंकी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में यह मैसेज जाए कि कश्मीरी भारत से परेशान है, यानी अब एनआईए को यह भी पता लगाना था कि कार वाकई आदिल डार ही चला रहा था या कोई और। लेकिन एनआईए को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में राकेश बलवान ने एक रोज दिल्ली एनआईए मुख्यालय को फोन किया और कहा कि हमले के आसपास की जगह पर छानबीन का दायरा बढ़ाना होगा। यह काफी जोखिम भरा काम था क्योंकि हाजीवल सहित हमले के आसपास इलाके आतंकवाद का अड्डा माने जाते थे।
अक्सर हमले के बाद आतंकी यहीं छिप जाते थे और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान कुछ स्थानीय लोग बचाने की कोशिश करते थे, पुलिस पर पथराव करने लगते थे। ऐसे में इन इलाकों में जांच करना इतना आसान नहीं था। लेकिन पुलवामा हमले में जांच आगे नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए राकेश बलवाल आसपास के एरिया में भी सर्च शुरू करना चाहते थे। 20 फरवरी को दिल्ली से इसकी इजाजत मिल गई। 400 जवानों को लेकर राकेश ने घटना वाली जगह पर सर्च शुरू किया। वे हमले वाली जगह से 250 मीटर आगे ही बढ़े थे कि उन्हें जमीन पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। बर्फीले कीचड़ में वो जम गई थी। उन्होंने हाथ से उसे खींचा तो एक चाबी थी, हमलावर कार की चाबी। कुछ देर बाद अधिकारियों को कुछ हड्डियां भी मिली। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उनमें से कुछ हड्डियां आतंकी अहमद डार की थी। अब ये साफ हो गया था कि कार कश्मीरी आदिल अहमद डार ही चला रहा था, उसने ही ये अटैक किया था। लेकिन इसके बाद भी हमले के मास्टरमाइंड के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 17 जून 2019 को हमले में इस्तेमाल हुई कार को खरीदने वाले सज्जाद भट्ट के बारे में पता चला। वो एक आतंकी के साथ अनंतनाग के घर में छिपा था, सरेंडर नहीं किया, मारा गया। सज्जाद के मरने के बाद पुलवामा हमले की जांच फिर से रुक गई। ऐसी कोई कड़ी नहीं बन पा रही थी कि हमले का सिरा पाकिस्तान से जुड़े, लेकिन राकेश बलवाल हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पुलवामा हमले के बाद सेना और आतंकी के बीच कश्मीर में कई मुठभेड़ हुई थी, जिसमें काफी आतंकी मारे गए थे। पुलवामा अटैक को लेकर 6 महीने तक कोई सुराग नहीं मिला, तो राकेश बलवाल ने मुठभेड़ के बारे में पता करना शुरू किया। उनका मानना था कि हो सकता है कि मुठभेड़ में मारे गए या पकड़े गए आतंकियों से कोई सुराग मिल जाए, यानी एनआईए अब अंधेरे में तीर मार रही थी। अक्टूबर 2019 की शुरुआत के दिनों की बात है। राकेश बलवाल कश्मीर के नौगांव पहुंचे। उन्हें पता चला था कि 19 मार्च 2019 को नौगांव में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। उन्होंने दोनों आतंकी की फोटो देखी। एक का नाम कामराज और दूसरे का नाम इदवीस भाई था। फोटो को देखते हुए बलवान को लगा इदवीस कोई छोटा आतंकी नहीं था। स्थानीय पुलिस ने उन्हें आतंकियों से मिले फोन भी दिखाए। इसमें एक मोबाइल इदवीस का था, खराब हो चुका था, इसलिए स्विच ऑन नहीं हुआ। राकेश बलवाल को यकीन था कि फोन से पुलवामा हमले की जानकारी जरूर मिलेगी। राकेश बलवाल ने जांच के लिए फोन को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इंडिया के पास भेजा। करीब 1 हफ्ते बाद बलवान का फोन बजा। ये कॉल CERT से था। फोन उठा तो दूसरी तरफ से व्यक्ति बोला, सर हमारे हाथ जैकपॉट लगा है। फोन में कई फोटो और वीडियो भी थे। घर में खड़ी उस नीली कार की फोटो भी दिखाई दिया जिससे हमलावर हमला किया था। जिस घर में ये कार पार्क हुई थी वो घर था साकिर बशीर का, वही साकिर बशीर जिसे हमले से पहले आदिल डार ने अपनी घड़ी दी थी। मोबाइल में फोटो मिला जिसमें 3 लोग थे, साकिर बशीर, नौगांव मुठभेड़ में मारा जा चुका इदवीस भाई और पुलवामा का हमलावर आदिल अहमद डार। इन तीनों को पहचान लिया गया। अब जांच की कड़ियां फिर से जुड़ने लगी। साकिर बशीर को अरेस्ट किया गया, पूछताछ हुई। साकिर मुंह खोलने को राजी नहीं था। वो हर समय कुरान के कुछ अंश पढ़ता रहता और कहता इदवीस भाई और आदिल ने ये सब इस्लाम के लिए किया है। उसके मन में इदवीस और आदिल के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। इदवीस के मोबाइल में राकेश बलवान को कुछ ऐसे भी तस्वीर और वीडियो मिले जिससे उसके कुछ महिलाओं के साथ संबंधों का पता लगता था। उनमें से एक महिला थी ईसा जान, जो पुलवामा की रहने वाली थी। ईसा जान के साथ इदवीस की नजदीकियां थी। ईसा जान और इदवीस के फोटो जब राकेश बलवान ने साकिर बशीर को दिखाया तो दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके शादीशुदा इदवीस भाई के किसी अन्य महिला के साथ भी संबंध हो सकते हैं। बस यहीं से साकिर टूट गया। अगले दिन राकेश बलवान से बोला, आपको कुछ बताना है। उसके बाद उसने जो खुलासे किए एनआईए के अधिकारी भी सुनकर दंग रह गए। साकिर बोला, इदवीस भाई असल में उमर फारूक था और वो जैसे मोहम्मद के सरगना मसूर अजहर का सगा भतीजा था। वो 1999 में भारतीय विमानों को हाईजैक करने वाले आतंकियों में से एक का बेटा था।
उमर को कई साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद मसूद ने उसे कश्मीर भेजा था। शाकिर आगे बोला, पुलवामा अटैक की पूरी योजना उमर फारूक ने ही बनाई थी। वो बम बनाने का भी एक्सपर्ट था। उमर ने ही आमिर अहमद डार को जिहाद के नाम पर भड़काया था और हमले के लिए तैयार किया था। चलते चलते इस पूरे मामले के एक और पहलू के बारे में भी जान लीजिए। एनआईए से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर ने अपने भतीजे उमर फारूक से कहा था कि वो अपना फ़ोन तोड़कर किसी झील में फेंक दे, लेकिन उमर ने ईशा जान और अन्य लड़कियों के फोटो और वीडियो के लालच में अपने फ़ोन को नहीं तोड़ा और उसने दूसरा फ़ोन तोड़ा और उसका फ़ोटो अजहर के पास भेज दिया। यानी अपने चाचा रऊफ अजहर के कहने पर अपना फ़ोन तोड़ दिया होता तो ये फ़ोन एनआईए के राकेश बलवाल के हाथ नहीं आता और शायद ये प्रूफ नहीं मिल पाता कि पुलवामा अटैक से मसूद अजहर का सीधा कनेक्शन था। वो कनेक्शन जिसे पाकिस्तान की सरकार लगातार झुठला रही। एक नए किस्से कहानी के साथ फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।